नमस्कार। आज के क्लास में हम कक्षा 6 के विज्ञान विषय के अध्याय 3 तंतु से वस्त्र तक के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय की शुरुआत में हम देखते हैं तो सबसे पहले हम वस्त्र क्या होते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि दैनिक जीवन में हम जो भी कपड़े पहनते हैं, चाहे वो पैंट हो, शर्ट हो, इसके अलावा जो चादर हम काम में लेते हैं बिछाने के लिए, जो पर्दे होते हैं खिड़कियों के, वो सब के सब वस्त्रों के बने होते हैं। वस्त्र जो है उनका निर्माण किनसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वस्त्रों के कुछ प्रमुख प्रकार, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी इत्यादि। और भी बहुत से होते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार के वस्त्र को लें, जैसे कि हम इस रुमाल को लें, तो ये हमें लगातार सतत रूप में दिखाई देता है। कहने का मतलब है इसमें हमें कोई अलग अलग संरचना नहीं दिख रही है, वस्त्र पूरा पूरा लगातार एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये भी जो है वो छोटी छोटी अन्य संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अगर हम इसमें से किसी एक छोटी संरचना को निकाल कर देखें तो इस प्रकार की एक संरचना निकलती है, जिसे हम धागा या तागा भी कहते हैं। एक धागा या तागा है, इन सब से मिलकर जो है वो कौन बनते हैं? वस्त्र। तो धागा या जो तागा है, ये बहुत सारे व्यवस्थित होकर या इनको बुनकर जो है क्या बनाया जाता है? वस्त्र बनाया जाता है। धागा या तागा भी जो है, अगर इसकी भी संरचना को देखें हम, तो इसमें भी अनेक छोटी छोटी जो लड़ियां हैं उसमें ये धागा बन जाता है। इस महीन एक जो लड़ी होती है, इसको तंतु या रेशा कहते हैं। तो सबसे पहले देखें तो तंतु या रेशा, जो सूक्ष्म रेशे होते हैं, उन सब को जोड़ने से धागा या तागा बनता है। और धागा या जो तागा होता है, उनके बहुत सारी संख्या में, जो बहुत अधिक संख्या में उनको व्यवस्थित करके वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो तंतु या रेशों से धागा बनता है, धागों से मिलकर वस्त्र बनता है। तंतु या रेशा, हमने अभी पढ़ा कि जो वस्त्र है उसका निर्माण जो है सबसे पहले तंतु या रेशे मिलकर धागे या तागे का निर्माण करते हैं, और धागे या तागे से मिलकर जो है वो वस्त्र का निर्माण होता है। तो जो सबसे सूक्ष्म भाग या छोटा भाग होता है वो तंतु या रेशा होता है। तंतु या जो रेशा है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक रेशा या तंतु। प्राकृतिक रेशा या जो तंतु होता है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे कि पेड़ पौधों और जंतुओं से। वे तंतु या रेशे
जो हमें पादप जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशा या तंतु कहलाते हैं। जैसे कि रुई, या इसे हम कपास में कह सकते हैं, रेशम, ऊन, जूट, जूट को हम पटसन भी कहते हैं, इत्यादि। रुई, रेशम, ऊन, जूट, जिसको पटसन भी कहते हैं, ये सभी जो है हमें पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक रेशा या प्राकृतिक तंतु कहते हैं। प्राकृतिक रेशा या प्राकृतिक तंतु है वो भी दो भागों में बंट जाते हैं, पादप तंतु और जांतव तंतु या जांतव रेशे भी कह सकते हैं। पादप तंतुओं का के उदाहरण के बारे में देखें तो रुई या कपास हमें कपास के पौधे से प्राप्त होता है, जिससे सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। जूट या जो पटसन है वो भी हमें पादप से प्राप्त होता है। जांतव रेशों में देखें तो ऊन और रेशम। ऊन जांतव रेशे या जांतव तंतुओं में आते हैं, जो हमें भेड़, ऊंट, बकरी, खरगोश या इत्यादि से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रेशम जो तंतु है वो हमें रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। इस प्रकार से जो है वो प्राकृतिक रेशा दोबारा देखते हैं कि वे तंतु ऐसे जो हमें पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति से प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रकृति पादप और जंतुओं से बनी हुई है, तो वो प्राकृतिक रेशे या तंतु कहलाते हैं, जैसे रुई, रेशम, ऊन, जूट, पटसन इत्यादि। प्राकृतिक रेशे या तंतु फिर दो भागों में पादप तंतु और जांतव तंतु। पादप तंतु में रुई जो हमें रुई या कपास के पौधे से प्राप्त होती है, जूट जो हमें जूट के पौधे से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जांतव तंतु में ऊन जो भेड़, बकरी या खरगोश इत्यादि से, और रेशम जो है रेशम कीट से प्राप्त होता है। अब इसके बाद प्रारंभ में जो वो वस्त्रों के निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक रेशों या तंतुओं का ही उपयोग होता था, लेकिन वर्तमान में पिछले कुछ 100 वर्षों से कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी जो वो रेशों या तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है, जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं होते। अर्थात प्रयोगशालाओं में जो है वो रासायनिक पदार्थों के द्वारा रेशों या तंतुओं का निर्माण किया जाता है और फिर उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के जो तंतु होते हैं जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं, उनको संश्लिष्ट तंतु या कृत्रिम तंतु कहते हैं। दूसरा प्रकार है संश्लिष्ट तंतु या कृत्रिम तंतु भी कह सकते हैं। इस प्रकार के तंतु या रेशे जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, इन्हें संश्लिष्ट तंतु या रेशे कहते हैं। यानी इनका स्रोत है वो पादप या जंतु नहीं होते, ये प्रयोगशालाओं में रासायनिक पदार्थों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें संश्लिष्ट तंतु या कृत्रिम तंतु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो नायलॉन,
पॉलिस्टर, एक्रिलिक इत्यादि। इसके अलावा और भी संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है, रेयोन है, डेक्ट्रोन है। ये सभी जो है वो प्रयोगशालाओं में रासायनिक पदार्थों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, इसलिए इनको संश्लिष्ट तंतु या कृत्रिम तंतु भी कहा जाता है। अब हम कुछ प्रमुख पादप तंतुओं के बारे में चर्चा करते हैं। पादप तंतु या रेशे, जिनमें पहला कपास या रुई। कपास या रुई, कपास या रुई जो है, इसके तंतु हमें कपास के जो है वो फल से प्राप्त होते हैं। जिसे जो कपास का जो है गोलाकार आकृति होती है, उससे हमें जो कपास प्राप्त होता है। कपास की खेती जो है वो जिस क्षेत्र की मिट्टी काली मिट्टी जहां पाई जाती है, काली मिट्टी वह उष्ण जलवायु, यानी जहां की जलवायु गर्म हो और मिट्टी कैसी हो, काली हो, वहां कपास या रुई की जो वो खेती की जाती है। राजस्थान में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, उन जिलों में जो कपास या रुई की खेती की जाती है। कपास या रुई का फल जब पक जाता है तो जब उसके बीज पककर टूट जाते हैं तो जो फल होता है कपास का वो खुल जाता है, और उसमें से जो कपास के जो तंतु होते हैं, रेशे होते हैं, उनमें छिपे हुए जो बीज हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें हम बिनोले कहते हैं। क्या कहते हैं? बिनोले। यानी कपास के अंदर छिपे हुए जो बीज होते हैं उसे हम बिनोला भी कहते हैं, और इसी से जो वो कपास प्राप्त की जाती है। जब फल परिपक्व होकर पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद में और कपास जो वो दिखाई देने लगती है, तो उसे हाथों के द्वारा अर्थात हस्त चयन विधि के द्वारा, हस्त चयन विधि के द्वारा कपास प्राप्त किया जाता है। यहाँ जो कपास के तंतु होते हैं उनसे जो है वो बीजों को अलग करते हैं। तो कपास के तंतुओं से बीजों को अलग करने की जो विधि होती है उसे कंकतन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकतन। यानी कंकतन विधि के द्वारा कपास के जो रेशे होते हैं उनसे बीजों को अलग कर लेते हैं, और जो कपास है उनको हाथों के द्वारा हस्त चयन विधि के द्वारा अलग कर लिया जाता है, और फिर कपास के तंतुओं से धागों या तागों का निर्माण होता है, और फिर उन धागों या तागों से सूती वस्त्र का निर्माण होता है। दूसरे पादप तंतु के बारे में देखें तो जूट या पटसन। जूट या पटसन जो है वो भी एक पादप तंतु या पादप रेशा है, जो हमें जूट के या पटसन के पौधे से प्राप्त होता है। जूट या पटसन की जो खेती है वो भारत में पूर्वी राज्य जैसे कि पश्चिम बंगाल, बिहार, असम आदि राज्यों में जूट या पटसन की खेती बहुतायत से की जाती है। जूट या पटसन की खेती जो है वो वर्षा ऋतु में की जाती है, और जूट या पटसन की कटाई जो है वो पुष्पन के समय की जाती है। अर्थात जूट या पटसन में जब पुष्पन क्रिया प्रारंभ हो जाती है, जब पुष्प खिलने लग जाते हैं, तब जूट या पटसन की कटाई की जाती है, और उसके पश्चात कटाई के पश्चात जूट या जो पटसन है के तनों को पानी में
डाल दिया जाता है। यानी पुष्पन क्रिया के बाद जब जूट की कटाई कर ली जाती है तो जो तने होते हैं उनको पानी में डाल दिया जाता है, जिससे कि तने गल जाएं और जूट के जो तंतु हैं वो अलग अलग हो जाएं, ताकि उन तंतुओं से फिर धागे का निर्माण किया जा सके और फिर धागों से जो वो अन्य प्रकार के जो है वो वस्त्र इत्यादि बनाए जा सके। तो जूट के आकर्षण के तनों को पानी में डाल दिया जाता है, जिससे जूट के तने गल जाते हैं और तंतु अलग अलग हो जाते हैं। फिर इन तंतुओं को जो है वो इकट्ठा करके धागों या तागों का निर्माण किया जाता है और फिर धागों या तागों से मिलकर जो है वो वस्त्र का निर्माण किया जाता है। तो आज की इस क्लास में हमने वस्त्र के बारे में जानकारी की। वस्त्र किससे मिलकर बने होते हैं? धागों या तागों से। धागे या तागे किससे मिलकर बने होते हैं? तंतु या रेशों से। तंतुओं के बारे में हमने भी जानकारी की कि तंतु दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और रासायनिक या संश्लिष्ट। प्राकृतिक तंतु जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं अर्थात पादप या जंतुओं से, और जो रासायनिक तंतु हैं वो प्रयोगशालाओं में रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनका जो है जो स्रोत है वो पादप या जंतु नहीं होते। उसके बाद हमने दो पादप तंतुओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, रुई या कपास, और दूसरा जो अभी दिख रहा है जूट या पटसन। आगे का जो अध्याय है उसका अध्ययन हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।